नमः संस्कृताय। आज मैं आप सभी को विसर्ग संधि के विषय में पढ़ाऊँगा। सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। विसर्गेन सह स्वर अच वर्णस्य व्यंजन हल वर्णस्य वा मेलनेन यत् परिवर्तनं भवति तत् विसर्ग संधि। मतलब कि विसर्गेन सह स्वर वर्णस्य व्यंजन वर्णस्य वा मेलनेन यत् परिवर्तनं भवति तत् विसर्ग संधि भवति, ये कह सकते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन किसी का भी मेल हो तो वहाँ पर विसर्ग संधि कहलाती है। जैसे नि प्लस आश्रया अर्थात निराश्रया। तो इसमें क्या हुआ कि ये जो विसर्ग है इसका आ से मेल हुआ तो विसर्ग जो था वो रा में बदल गया। इसी प्रक्रिया को संधि कहते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है ये विसर्ग संधि के अंतर्गत होती है। अच्छा, एक चीज़ और है कि विसर्ग संधि को पहचानना बड़ा सरल होता है क्योंकि उसमें विसर्ग मिल जाता है। अगर विसर्ग लगा नहीं है, जैसे कोई शब्द पूरा है उसमें तो तोड़ने से विसर्ग आ जाएगा, और नहीं तो विसर्ग वाला है तो दूर से दिख जाएगा विसर्ग, इस तरह से। अच्छा, इसका जो पहला सूत्र है वो है खरवशानयोर विसर्जनीय। इसका अर्थ है कि जो खर प्रत्याहार होता है उसमें जो अक्षर होते हैं खा पा छा ठा था चा टा ता का पा शा सा ये जो अक्षर होते हैं ये खर प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये खा हो गया और ये लास्ट वाला रा हो गया तो ये हो गया खर प्रत्याहार। तो इनका जो है कोई वर्ण अथवा किसी वर्ण का अभाव हो, कोई वर्ण हो या इनमें से किसी का अभाव हो, यानी कि वर्ण होना चाहिए वो दिखता नहीं है तो वहाँ पर अभाव कहलाता है। तो वहाँ क्या होता है, रा का विसर्ग बन जाता है। जैसे पुनर प्लस खादति तो क्या हो गया, पुनः खादति। अर्थात जो रा था, ये जो रा है ये किस में बदल गया, विसर्ग में बदल गया। जो दूसरा सूत्र है वो है सजुषो रूह। इसका मतलब है कि जब पद के अंत में अगर सा होता है तो वहाँ पर रा हो जाता है, और जब रा हो जाता है तो रा के बाद में फिर वो रा जो होता है वो विसर्ग में बदल जाता है। जैसे नीचैष प्लस करोति, नीचैष प्लस करोति तो नीचैष का नीचैर हो जाता है और करोति का करोति रहता है। उसके बाद जब दोनों की संधि होती है तो हो जाता है नीचै करोति। तो इस प्रकार से पहले क्या हुआ, नीचैष था तो सा था, सा का ये रा रह गया और रा से ये विसर्ग में बदल गया। ये होता है इस सूत्र के अंतर्गत किसके, सजुषो रूह, यानी कि सा से रा हो जाता है और रा से फिर विसर्ग हो जाता है। सा से रा और रा से विसर्ग, ये प्रक्रिया होती है इसके अंतर्गत। इसके बाद तीसरा सूत्र है विसर्जनीया सा। अर्थात कह सकते हैं कि विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार का कोई भी अक्षर हो तो विसर्ग का शा हो जाएगा। विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार, जो अभी खर प्रत्याहार के अंतर्गत जो अक्षर मैंने बताए थे खापा छठा वाले, तो उनमें से कोई आता है तो सा विसर्ग जो होता है विसर्ग की जगह शा हो जाता है। जैसे भा प्लस करा, तो ये जो विसर्ग है ये वाला, ये इसमें देखिए भास्कर हमें ये विसर्ग का ये सा बन गया। वही चीज़ इसमें बताई है कि विसर्ग का सा हो जाता है। अच्छा, इसके बाद ये सूत्र पढ़ा होगा आपने, पिछली बार मैंने पढ़ाया था उसमें स्वर वाले में।
वो इसमें भी आता है, लेकिन यहाँ पर अर्थ इसका इस तरह से है, इस्तुह, इस्तुना, इस्तु। तो मतलब है कि विसर्ग के बाद चा वर्ग या सा हो तो विसर्ग का शा हो जाता है। चा वर्ग में मतलब चा सा जा जा या में से कोई अक्षर हो अथवा सा हो तो फिर ये सा ही रह जाता है। जैसे नि प्लस चया तो क्या हो गया, निश्चया। तो ये चा वर्ग का चा है, हाँ, और ये विसर्ग है, तो विसर्ग से फिर ये क्या हो गया, शा में बदल गया। पांचवा जो इष्टुना इष्टु है ये भी आपने पढ़ा था। तो इसका यहाँ पर मतलब है यदि परवर्ण यानी कि जो पूर्व पद होता है उसका आखिरी अक्षर सा हो या टा वर्ग का हो। टा वर्ग का मतलब टा ठा डा ढा अड़ा इनमें से कोई हो या ये वाला सा हो तो विसर्ग का सा हो जाता है। तो फिर विसर्ग का ये वाला सा हो जाता है? जैसे रामः प्लस षष्ठः तो क्या हो गया, रामस प्लस षष्ठः, और फिर जब इसको जोड़ा तो क्या हो गया, रामश्रेष्ठः। ये चीज़। अच्छा, इसके बाद क्या है कि विसर्ग के बाद यदि सा, ये सा हो और सा हो, इनमें से कुछ भी हो तो सा हो जाता है। विकल्प में ये यही वाला सा आता है, यानी कि इन तीनों सा में से कोई भी सा हो, लेकिन बनता कौन सा है, विसर्ग के बाद इनमें से कोई भी सा आए लेकिन यही सा चयनित होता है, यानी कि यही सा आता है, ये वाला। जैसे सर्पः सर्पति तो क्या हो गया, सर्पः सर्पति यानी कि सर्पस सर्पति, तो ये वाला सा आ गया। ये वाला जो मैंने बताया था ये यहाँ पर प्रयोग हो गया। इसके बाद आकार के आगे विसर्ग और विसर्ग के आगे आ हो, यानी कि आकार का मतलब है ऐसा अक्षर जिसके ऐसा शब्द जिसके अंत में छोटा आ रहा हो, तो उसके बाद विसर्ग हो और विसर्ग के बाद में फिर आ रहा हो, प्लस करने पर भी प्लस के निशान के आगे भी छोटा आ रहा हो, तो वहाँ पर क्या होता है कि पूर्ववर्ती तथा विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है, आ का लोप हो जाता है। मतलब जो विसर्ग होता है उसका ओ बन जाएगा और जो छोटा आ होता है वो उसका लोप हो जाएगा। जैसे नरः, अब इसमें ये विसर्ग है और ये रा जो है ये आकार है और ये आगे आ रहा है, यानी क्या बताया, आकार हो, आकार के बाद विसर्ग हो, विसर्ग के बाद आ हो, तीनों चीज़ें हैं यहाँ पर, आकार है, विसर्ग है और फिर आ है। तो इनका मेल होने पर जो विसर्ग है उसकी जगह ओ हो गया जी, ओ की मात्रा है, नरो अयम, ये है नरो अयम, ये तो ये जो है ओ की मात्रा ये विसर्ग की जगह हो गई है, और जो आ था इसका क्या हुआ, लोप हो गया। अच्छा, फिर क्या है कि आकार के बाद विसर्ग और उसके बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, मतलब 5 वर्ग होते हैं, उनमें से किसी भी वर्ग का तीसरा अक्षर हो, चौथा अक्षर हो, पांचवा अक्षर हो अथवा अंतस्थ व्यंजन हो, है या वराला हो, तो आकार तथा विसर्ग के स्थान पर सीधे ओ हो जाता है। जैसे श्रद्धः प्लस जातः तो क्या हो गया, श्रद्धो जातः, तो ये आकार भी है और विसर्ग भी है, ये आकार है, ये विसर्ग है, और इन दोनों की जगह पर ओ हो गया है। सीधे क्या हो गया, ओ हो गया। तो श्रद्धा जाता का क्या हो गया, श्रद्धो जाता है। इसके बाद एक पॉइंट और है, देखिए पढ़ाएंगे, देखिए आकार के बाद विसर्ग और उसके बाद में आ के अलावा कोई भी स्वर हो, कोई भी स्वर हो, आ छोड़ दो, बाकी कोई भी स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है।
यानी कि विसर्ग बिल्कुल समाप्त हो जाता, विसर्ग रह ही नहीं जाता। जैसे नरः प्लस इव तो क्या हो गया, नरैव, यानी कि जो ये विसर्ग है ये बिल्कुल गायब हो गया, इस किसी भी रूप में यहाँ पर इसका स्थान नहीं है। जैसे कहीं सा बन गया, कहीं आधा सा, कहीं कुछ दूसरा वाला सा बन गया, इस तरह से कहीं रा बन गया, तो यहाँ पर न रा बना है न सा बना है, विसर्ग बिल्कुल ख़त्म हो गया, गायब हो गया। तो इसके अंतर्गत ये चीज़